अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रेड फर्स्ट ईयर के एसिड बेस्ड रिसर्च चैप्टर 8 का एक और टॉपिक, बल्कि ये लास्ट मतलब हमारे पास टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट्स किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट किस्म के हम सॉल्ट डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हमने एसिड डिस्कस किए हैं, बेसिस डिस्कस किए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारे चीजें हमने डिस्कस किए हैं। तो जरा देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर सॉल्ट्स। Salts in chemistry, substance produced by the reaction of an acid with a base. A salt consists of the positive ion cation of a base and the negative ion anion of an acid. The term salt is also used to refer especially to common table salt or sodium chloride. देखें salts कब बनते हैं? जब acids और bases की combination से एक acid एक base के साथ मिल जाता है तो आपके पास salt और water बनता है। तो अब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ वीक बेसिस के साथ, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक बेसिस के साथ, डिफरेंट टाइप के क्या कहता है। देखें यहाँ पर देखें, अ साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन केटाइन, मतलब पॉजिटिव आयन को हम केटाइंस कहते हैं, ऑफ अ बेस। बेस में से पॉजिटिव आयन जाएगा और एसिड में से क्या हो जाएगा, आपके पास एनाइन जाएगा। एनाइन मतलब नेगेटिव आयन। तो आगे एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। ये देखें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, बेस है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, और साथ में आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का साल्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। बस ये देखना था कि यहां से देखें साल्ट में जो केटाइन है ये कहां से आया है, बेस से आया है, और साल्ट में जो एनाइन है क्लोराइड कहां से आया है, एसिड से आया है। ये समझाना चाहता था मैं इस डिफिनेशन के थ्रू। आगे चलते हैं, देखें salts are formed by a chemical reaction between, ये मतलब सिर्फ एसिड और बेस नहीं बल्कि डिफरेंट चीजों के आपस में भी रिएक्शन हो सकता है, तब वो जाके क्या होते हैं, साल्ट्स बनते हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स और बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेस एंड एसिड, ये तो पहले भी हमने पढ़ा है कि एक बेस और एसिड का जब रिएक्शन होगा। देखिए हमने यहाँ पर बेस लिया अमोनिया, और साथ में हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो हमारे पास कौन सा साल्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखें, अ मेटल एंड एन एसिड, हम कोई मेटल लेते हैं, यहाँ पर हमने एक अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया है जिसका नाम मैग्नीशियम है, और उसका हमने किसके साथ, एक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है बच्चे। एसिड क्या है हमारे पास, H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट एक साल्ट बन गया, और साथ में यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी बाय प्रोडक्ट में बन जाता है, ठीक है बच्चे, मेटल और एसिड के आपस में। और तीसरा आ जाते हैं तो क्या है यहाँ पर, अ मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन होगा तब भी आपके पास साल्ट बन सकते हैं। जैसे कैल्शियम इज वंस अगेन एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड क्लोरीन इज अ हेलोजन। क्लोरीन क्या है, हेलोजन, एंड दिस इज नॉन मेटल while calcium is metal. The combination of this metal and non-metal result in a species calcium chloride. This is a salt. ये भी आपके पास एक salt है। तीन और देखते हैं एन एसिड एंड अ बेस एन हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बेसिक ऑक्साइड होगा हमारे पास ना, और उसकी हम बात करते हैं, मतलब बेस एन हाइड्राइड कहा उसने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम HNO3 लेंगे, नाइट्रिक एसिड, बहुत ही बेहतरीन एसिड है हमारे पास। साथ में सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको सोडियम वन ऑक्साइड ही कहें या सोडियम ऑक्साइड, डजंट मैटर। और यहाँ पर आपके पास क्या बना, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सोडियम नाइट्रेट भी आपके पास एक साल्ट है, और साथ में क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है बच्चे। तो ये देखें अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे आपके पास साल्ट। जरूरी नहीं है कि एसिड बेस के साथ ही रिएक्शन करे तो आपके पास प्रोडक्ट साल्ट होगा, ऐसा नहीं है।
बल्कि डिफरेंट स्पीशीज, एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड बेस एंड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, डिफरेंट स्पीशीज, फिर आपके पास डिफरेंट किस्म के साल्ट्स बनते हैं। हाँ, साल्ट्स के प्रॉपर्टीज भी फिर डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन साल्ट फॉर्मिंग केटाइंस इंक्लूडिंग। देखिए ना, केटाइंस जो साल्ट्स अगर होते हैं उसमें ना, अगर आप उसको अलग करते हैं 2 मिनट के लिए, उसको तोड़ देते हैं, तो उसमें जो केटाइंस बन जाएंगे, तो वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहले आपके पास अमोनियम, दूसरा आपके पास कैल्शियम, मतलब ये साल्ट का केटाइन है, साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो है ये। जैसे पिछले हमने देखना, हमने साल्ट पढ़े थे, यहाँ एक साल्ट हमने पहले पढ़ा था बच्चे, अमोनियम क्लोराइड। पिछले स्लाइड में ना अमोनियम क्लोराइड NH4 के साथ सीएल लगा हुआ था, सीएल तो नेगेटिव है ना, वो तो एनाइन है, ये आपके पास उस साल्ट का केटाइन है, ये मैं बताना चाहता हूँ। कैल्शियम है। और नीचे आते हैं तो देखें आपके पास आयरन। आयरन में क्या है बच्चे, आपके पास दो है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि आयरन आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है ना, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं। एक चीज और आपको बताऊं कि आयरन अगर +2 में हो तो इसको हम फेरस कहते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लास्ट में OUS मतलब अस आ जाता है। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में हो तो उसे इक आता है, फेरिक। ठीक है बच्चे, ये भी जहन में रखें। उसके बाद देखिए आपके पास मैग्नीशियम, वंस अगेन एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, और यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों इसने लॉस किया। ठीक है बच्चे, उसके बाद पोटाशियम है। पोटाशियम आपके पास अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल। इसके आप जानते हैं बेटा, NS1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कॉमन साल्ट फॉर्मिंग एनाइंस अलोंग विद नेम ऑफ पेरेंट एसिड। यहाँ पर हम कुछ एनाइंस की बात करेंगे, जैसे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में से जब प्रोटॉन निकल जाता है ना बच्चे, तो पीछे आपके पास NiN वाला स्पेशी रह जाता है पीछे। ठीक है, इसको हम एसिटेट कहते हैं। ठीक है, एसिटेट, या इसको आप साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद आपके पास कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड का पार्ट है बच्चे। कार्बनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो आपके पास कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद आपके पास क्लोराइड। क्लोराइड किसका साल्ट है, किसका साल्ट का पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसी तरह साइट्रेट है आपके पास, साइट्रिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, साइट्रिक एसिड का पार्ट है आपके पास साइट्रेट। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ आपके पास एनाइंस हैं, और कुछ आपके पास केटाइंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ साल्ट्स में ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। सबसे पहले आपके पास न्यूट्रल साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं, देखिए बच्चे, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट हाइड्रोलाइज एंड pH इज इक्वल्स टू 7। तो ऐसे साल्ट जो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है, तो मतलब उनका pH क्या होगा, रिमेन द सेम, मतलब वो pH बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मतलब 7 रहेगा। कांस्टेंट नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि pH जैसा करके भी वो 7 आ जाएगा। जब pH 7 होगा तो हम ऐसे चीजों को क्या कहते हैं बच्चे, न्यूट्रल कहते हैं। उसमें कुछ साल्ट हैं, देखें, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है। उसके बाद आपके पास है बेटा सोडियम सल्फेट। उसके बाद आपके पास क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट। ये 3 आपके पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका pH क्या होगा, मतलब 7 होगा। तो 7 पे चीजें न्यूट्रल होते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एसिडिक साल्ट होते हैं, और salts of strong acids and weak bases hydrolyze produce in acidic solution। देखिए बच्चे, आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा, वीक होगा, तो वो हाइड्रोलाइज होंगे, तो वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, एक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन है वो। ठीक है, और उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। जाहिर सी बात है, एसिडिक सोल्यूशन बना है तो उसका पीएच 7 से लेस होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स, कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट। आगे आ जाते हैं बेसिक सॉल्ट्स में। salts of strong base and weak acid hydrolyzed producing basic solution। लेकिन क्या कहता है, ऊपर वाले में हमने क्या लिया था, एसिडिक सॉल्ट्स में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, लेकिन बेसिक सॉल्ट्स में हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और एसिड क्या लेंगे, वीक लेंगे। तो हाइड्रोलाइज करने पर आपके पास सोल्यूशन कैसा आ जाएगा, बेसिक सोल्यूशन आ जाएगा। उसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगा। जैसे आपके पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं बेटा, आपके पास सोडियम एसिटेट है,
आपके पास सोडियम साइनाइड है, आपके पास सोडियम सल्फाइड है। ये कुछ आपके पास सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो सम एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये आपके बुक से ही, फर्स्ट ईयर के बुक से ही मैंने निकाल के यहाँ पर पेस्ट किया है। तो ये देखें बच्चे, इसमें कुछ मतलब आपके पास एसिड्स, हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं, वीक लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हैं, दोनों वीक लेते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ इस किस्म के मतलब चीजें यहाँ पर उसने मेंशन किया है। देखें यहाँ पर ना बेटा, सबसे पहले टाइप ऑफ साल्ट्स में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास एक न्यूट्रल साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, और हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखें बेटा, इसका जो पीएच कितना होगा, 7.0, मतलब 7 न्यूट्रल होगा। आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया और बेस क्या लिया, वीक लिया, लेने के बाद क्या होगा बेटा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यहां से ही पता चलता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्ट्स कैसे होंगे, एसिडिक सॉल्ट्स होंगे। और यहाँ पर हाइड्रोलाइज मतलब कौन सा आयन इंपार्ट हो जाएगा इसमें, केटाइन, ठीक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। और पीएच क्या होगा, लेस देन 7। और आपने एसिड वीक लिया है और साथ में बेस आपने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग लिया है। उसमें आपके पास सोडियम साइनाइड, पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट आपके पास बना है, ठीक है बच्चे। तो इसमें देखें, यहाँ ये दोनों साल्ट्स आपके पास बेसिक साल्ट्स बने, क्यों, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर कौन सा आयन, एनाइंस, ठीक है, ये इंपार्ट हो जाएंगे। और पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। और ग्रेटर देन 7 पे क्या होता है आपके पास बेसिक सोल्यूशन होता है। दोनों अगर वीक होंगे तो देखो, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें एनाइंस भी और केटाइंस भी दोनों इंपार्ट होंगे, मे बी इक्वल, स्मॉलर आर ग्रेटर देन 7। ये इसमें हम बता नहीं सकते हैं, बस इसमें अगर आप और मतलब वजाहत के साथ अगर कोई आपको बताए तो ये इस एसिड की के, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी के हिसाब से आप बता सकते हैं, वरना इसमें पता नहीं चलता है। मे बी स्मॉलर आर ग्रेटर देन 7.0, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं, आपके चैप्टर भी एंड होता है। तो इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर के साथ फिर आ जाते हैं नए लेक्चर लेके आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आप लेक्चर सुनते रहिए और फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू।